नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में। जी, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। और चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो आज रही सबसे महत्वपूर्ण या जिसने बटोरी सुर्खियां हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे में। इलेक्शन टुडे में आज की सबसे चर्चित खबर है घेराबंदी वाली सियासत। नहीं समझे? चलिए विस्तार से समझाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने एमपी आ रही है, लेकिन यात्रा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक दूसरे की घेराबंदी करने में ही दोनों दल जुटे हुए हैं और आज किस मुद्दे पे घेराबंदी हुई है जरा इसे भी समझ लीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता। अचानक ये आदेश आया कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बंद, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मोदी जी आए थे तो सब अलाउ किया था। घेराबंदी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के मंदिरनुमा हनुमान जी की तस्वीर वाला केक काटने के बाद उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया है। बीजेपी ने कमलनाथ की तुलना मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी से कर दी है, तो मामले में कांग्रेस ने भी जवाब दिया। पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना, सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ने किया। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी। ये तो प्रतीकात्मक बच्चों के मन के भाव थे, उन्होंने एक सुंदर सा हम बना के लाए। जिस आदमी ने इतना बड़ा मंदिर वही बनाया, ये तो इन्हें तो नौटंकी चाहिए। इन्हें तो राई का पर्वत बनाना, बिल्कुल खोखले लोग हैं, वैचारिक रूप से खोखला मानता हूँ मैं लोग। इधर महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर रोक लगने पर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के आने पर बीजेपी ने जानबूझकर रोक लगवाई है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया है। अचानक ये आदेश आया कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बंद, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मोदी जी आए थे तो सब अलाउ किया था। अब राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही 23 तारीख को और 1 को उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उस समय सब चीज रोकथाम कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मंदिर प्रबंधन कोई नियम बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो कानून क्या कोई वीडी शर्मा के लिए बन रहा है क्या? कानून कोई फलाने रामलाल जी आ रहे हैं इसके लिए बन रहा है क्या? एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता है, कानून वहां की व्यवस्था के लिए बनते हैं। तो मंदिर प्रबंधन का निर्णय है, ये कोई सरकार का निर्णय नहीं है। और ऐसे राहुल गांधी 325 आके चले गए। राहुल की यात्रा से पहले मध्य प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। बीजेपी हिंदुत्व जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो इधर कांग्रेस राहुल की यात्रा के बहाने बीजेपी को घेर रही है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति और एग्रेसिव होती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब जब केक कटा है राजनीति में कुछ नया घटा है। और बात केक की चल पड़ी है तो पिछले कुछ सालों में जाएंगे तो कई बार केक कटने पर ये कह सकते हैं कि आरोप भी लगे।
मंदिर शेप का केक काटना भारी पड़ गया कमलनाथ जी को। बीजेपी ने कमलनाथ पर आरोप लगाए और साथ ही उमा भारती से जुड़ा एक केक विवाद भी याद आता है 2003 का, जब उमा भारती ने एक केक काटा था। जाम सांवली में केक काटने पहुंची थी, वहां विवाद हुआ। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने महाकाल में फोटो शूट का मुद्दा उठाया कि भाई साहब वहां जब हमारा आना हो रहा है तो फोटो खींचना क्यों मना करवा दिया आपने। इन दोनों खबरों को समझते हैं, इनके सियासी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी खबर बिना सियासी एंगल की नहीं होती। समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, चुनाव शाखा में आज हम बात करें तो सबसे पहले केक की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल केक कटता है उसकी सुगंध भले ही आसपास आती हो लेकिन गूंज दूर तक जाती है। बिल्कुल, मैं आज रिकॉर्ड चेक कर रहा था अपने चुनाव शाखा में, तो 2003 के आसपास जब उमा भारती सीएम बनी थी तो जाम सांवली छिंदवाड़ा में है। ये इत्तेफाक है कि कमलनाथ जी का विवाद और उमा जी का विवाद दोनों छिंदवाड़ा से ही जुड़े। 2003 में उमा भारती ने वहाँ एक केक काटा था जाम सांवली के हनुमान मंदिर में। तब ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ये अंडे से बना हुआ केक है और उस पर काफ़ी घेराबंदी हुई थी उमा भारती की, जैसी आज कमलनाथ की हो रही। तो इसे सहयोग ही कहा जाएगा। और देखिए विजय, ये एक्चुअली ये एक प्रतीकों की सियासत है और प्रतीकों की सियासत में बीजेपी हमेशा आगे रही है और कांग्रेस हमेशा हास्यास्पद परिस्थितियों में फंस जाती है। जैसे आप मोदी जी को देखेंगे तो चाहे वो वाराणसी जाएं चाहे अमरनाथ जाएं, तो जो फॉलो करते हैं उनकी, चाहे उनके ड्रेस हो, उनके कपड़े हो, उनका जो पूजा पाठ करने का तरीका हो, वो पूरा फॉलो करते हैं और उस रिचुअल्स को वो पूरे परफेक्ट तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं, मतलब सहज लगते हैं। लेकिन आप कांग्रेसी नेताओं को देखें, चाहे राहुल गांधी को देखें चाहे कमलनाथ जी को देखें, तो आपने देखा होगा कि बड़ा असहज सी स्थिति बनती है। और ये जो कल वहाँ शिकारपुर में जो उन्होंने केक काटा है, उसमें भी उसको भी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो कमलनाथ जी या उनके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए थे कि वो तुरंत समझ जाते कि अगर ये जो मंदिर के आकार का केक है इसे काटा जाएगा तो ये बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग सकता है। और वो हुआ भी, क्योंकि अब उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कांग्रेस की इस तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और बीजेपी ने उसको बहुत तरीके से घेरा है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर से कमलनाथ जो है, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बड़ा थोड़ी सी अलग है। वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादातर केंद्र की राजनीति में रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में कम रहे हैं। तो उनके आसपास ऐसे लोगों, जैसे सलाहकारों की भी संख्या मेरे ख्याल से कम है जो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन अब चूंकि एक पूरा साल बाकी है विधानसभा चुनाव पे, लगातार हमले होंगे, इन चीज़ों पर को मुद्दा बनाया जाएगा, तो ये तो कांग्रेस को करना होगा कि इन चीज़ों का ख्याल रखे, क्योंकि बीजेपी एक माहिर पार्टी है, हर मुद्दे को पकड़कर कैसे सियासत के मैदान में लाना है उसको बहुत अच्छे से आता है और उसका असर भी दिखता है। जी विजय, वाकई। और शैलेंद्र जी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि राजनीति के इस खेल में कई बार बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, या तो कांग्रेस एडवोकेट हो जाती है या सेल्फ गोल कर लेती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उसे यहाँ पर ध्यान रखना था उस व्यक्ति को भी, और खासकर उस व्यक्ति को जो कमलनाथ जी के आजू बाजू रहते हैं, जो चाहे केक आया हो, चाहे कोई पोस्टर हो या कोई और दूसरी चीज़, क्योंकि फिलहाल बीजेपी एक धर्म के मुद्दे को लेकर चल रही है और यहाँ कांग्रेस फिलहाल तो फंसती हुई नजर आ रही है। चुनावी शाखा से रिकॉर्ड निकालने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की राऊ विधानसभा। 2008 में अस्तित्व में आई ये विधानसभा अपने सियासी समीकरणों के लिए चर्चाओं में है। पहली बार बीजेपी के जीतू जिराती विधायक बने, तो अब लगातार 2 बार जीतू यहां से विधायक हैं, बीजेपी की नहीं कांग्रेस की जीतू पटवारी। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त आ पहुंची है इंदौर जिले की राऊ विधानसभा में। ये विधानसभा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है। साल 2013 और 18 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, लेकिन 2023 के इलेक्शन के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। किस तरीके से यहाँ के समीकरण हैं और क्या कहता है राऊ की जनता का मूड, ये भी जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। करीब 3,15,000 वोटर्स वाली राऊ विधानसभा इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से
जुड़ी हुई है। नगर निगम के 8 वार्ड के साथ ही 30 से ज्यादा ग्राम पंचायत इस विधानसभा में शामिल है। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा में पहली बार बीजेपी के जीतू जिराती ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने यहां से जीत का परचम लहराया और लगातार दूसरी बार विधायक बने। राऊ विधानसभा में मुद्दों की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा खींचतान देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में जहां सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे असर डालते हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सियासत गरमाती है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि राऊ में ओवरब्रिज से लेकर सड़क, पानी और बिजली की योजनाओं की सौगात देने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। उनका यह भी दावा है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान राऊ को करोड़ों की सौगात मिली है और इन्हीं सब कामों की दम पर उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद है। मेरे विधायक बनने के बाद 17 ब्रिज बने, प्रदेश की दूसरी एक भी विधानसभा में नहीं बने। मेरे विधायक बनने के बाद एक भी रोड, वो चाहे खंडवा रोड हो, चाहे कनाड़िया रोड हो, चाहे नेमावर रोड हो, चाहे धार रोड हो, चाहे एबी रोड हो, चाहे एयरपोर्ट रोड हो, चाहे ऐसी एक भी रोड जो सिंगल डबल रोड थी जो 6 लेन हो गई। ये ईश्वर की कृपा है कि एयरपोर्ट तक का विस्तार हमारी विधानसभा में वो यहाँ हुआ। ये ईश्वर की बात है कि हमारे यहाँ 40 कॉलेजेस हैं, 40 कॉलेज सरकारी और प्राइवेट, ये किसी दूसरी विधानसभा में नहीं। 40 अच्छे स्कूल है, जो टॉप के स्कूल जिसमें एडमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है और मिशनरी के भी है। ये हमारा सौभाग्य है। ये ऐसा कहीं दूसरी विधानसभा में नहीं है जिसमें 5 यूनिवर्सिटी हो। 4 यूनिवर्सिटी में से 3 की मैंने परमिशन दी मिनिस्टर बनने के बाद। साल 2018 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले मधु वर्मा को 5,700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी इस बार राऊ में कमबैक का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिवराज सरकार ने राऊ के विकास कार्यों को रफ्तार दी है और इस बार राऊ की जनता बीजेपी का साथ देगी। कुल मिलाकर ये चुनाव, आज मैं डंके की चोट बोलता हूँ कि ये चुनाव ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देखिए शहरी क्षेत्र में भी हमारे जो पार्षद जीते हैं, ये हमारे विकास के काम का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र का, नगर निगम का, कि आप देखिए कि सारी दूर की जो लीड है वो करीब 32,000 की। हमारे 2 वार्ड हारे भी हैं तो किन्हीं कारणों से हारे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे मतों के हारने की वो नहीं है। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें परिदृश्य में तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग में हो, आदिवासियों में, किसानों के लिए हो, हर जगह मतलब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी अगर आप सर्वे भी कराएंगे या लोगों में भी जाएंगे तो निश्चित है कि मतलब उसका हमको लाभ मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान के बीच विकास कार्यों को लेकर जनता भी पशोपेश में है। जनता का कहना है कि विधानसभा में बड़े विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जनता को अभी भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। इस बार हमारे नगर में प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो भावना नगर के विकास के ध्यान में रखे, क्योंकि हमने पिछले 5 साल तक जो पूर्व पार्षदों और पूर्व विधायकों को देख चुके हैं, तो भावना नगर में किसी भी तरह का विकास की कमी हो रही है। इस बार हमें बहुत अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि तो हम चाहते हैं कि ऐसा मिले जो इस कॉलोनी का विकास करे, लेकिन जो भी आते हैं सब ऐसे कैसे ही आते हैं। किस पर विश्वास किया जाए? नहीं कोई कांग्रेस, न कोई बीजेपी, न कोई दुनियादारी। यहाँ पर सब आश्वासन देने के लिए सिर्फ आते हैं, बाकी कोई काम करने वाले नहीं आते हैं। राऊ विधानसभा में बीजेपी के सामने 10 साल के सूखे को खत्म करने की चुनौती है, तो कांग्रेस यहाँ अपना किला बचाने के लिए जोर लगा रही है। कुल मिलाकर 2023 के चुनाव में राऊ विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राऊ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के मूड को समझना बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब मिशन 2023 की बारी है। ऐसे में मतदाताओं का दिल जीतने में आखिर कौन कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल धीरज के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो राऊ का सियासी इतिहास थोड़ा छोटा है। 2008 में अस्तित्व में आई ये विधानसभा। इस विधानसभा में करीब 3,15,000 वोटर्स हैं। इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सीट है। विधानसभा में नगर निगम के 8 वार्ड शामिल हैं। 30 से ज्यादा ग्राम पंचायत इस सीट का हिस्सा है। 2008 में जीते बीजेपी के जीतू पटवारी, तो
2013 और 18 में कांग्रेस के जीतू पटवारी जीते। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और इस चुनाव में उनकी पार्टी की सियासी जमावट क्या है, क्या तैयारियां हैं उनकी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको सफलता दिलवाएंगे। बोले तो नेताजी में आज मिली है बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर से, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी शक्ति झोंकने में लगे हैं। विधानसभाओं में नेता जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी विधानसभा में कौन सा ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं? ग्वालियर विधानसभा में काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काफ़ी सुधार हुए हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, हमारी शहर की सड़कों में सुधार हुआ है। निश्चित रूप से अभी हमारा जो ग्वालियर में जिस तेज गति से जो प्रयास हो रहे हैं, अब वो आपका एयरपोर्ट बन रहा है बहुत अच्छा, रेल व्यवस्था है, हमारी यहाँ यातायात व्यवस्था ठीक है, तो ये औद्योगिक हब बने, इससे लोगों नौजवानों को रोजगार मिले, ये ग्वालियर की भी जरूरत है। आपकी विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो प्राथमिक बनेगा चुनाव के दौरान? विकास के क्षेत्र में आप देखिए, स्वर्णरेखा नाले के ऊपर 1100 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट, विकलांगों के लिए 170 करोड़ की लागत से स्टेडियम, यातायात व्यवस्था के लिए अंतर्राज्यीय बस अड्डा। आप देखिएगा फूलबाग से लेकर के हजीरे तक का जो रोड है वो 11 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, काम तेजी के साथ चल रहा है। एक अच्छे अस्पतालों की सूची में है बिरला नगर प्रसूति गृह, हमारे यहाँ संजीवनी क्लिनिक, 2 CM राय स्कूल, पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका एक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल फोर्ट रोड का हमने भूमि पूजन कर चुके हैं। इस बार सर जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो मुद्दे हैं वो कितना असर आपकी विधानसभा में डालेंगे? निश्चित रूप से जो कोरोना के समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, लोगों को वैक्सीनेशन, फ्री में वैक्सीनेशन, उनके समय में खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ये हमको लाभ देगा। आज बेरोजगारी के खिलाफ आप देख रहे हो मेला लग रहे हैं, अभी 75,000 लोगों को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, स्वरोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इन सब का लाभ मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सब में मिलेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और जो कमलनाथ का जो व्यक्तित्व है वो कितना अंतर इस चुनाव में डालेगा? देखिए, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। शिवराज सिंह जी के बारे में वो आम जन के बीच उनकी समस्याएं सुनते हैं, वो आम जन के नेता हैं, और कमलनाथ जी टेबल के नेता हैं। बिल्कुल, तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिवराज सिंह चौहान है उनके व्यक्तित्व का असर इस मध्य प्रदेश में काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि कमलनाथ टेबल के नेता है और जो शिवराज सिंह चौहान है वो जनता के नेता है। कैमरामैन करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। बंसल न्यूज की टीम ने देवास में चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से चुनाव की चर्चा की। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज गया है और देवास के भी चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर इस समय चुनाव की चर्चा देखी जा सकती है। इस वक्त हम देवास में एक चाय की दुकान पर ही मौजूद हैं। देखिए, जायका चुनाव का जो बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम है, आज हम देवास में कवर कर रहे हैं और देवास में भी चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकानों पर चुनाव की चर्चा आम रूप से देखी जा सकती है। क्या होंगे मुद्दे,
क्या होंगे वादे और क्या होंगे दावे, ये आज देवास के युवा बताएंगे। क्या लगता है भैया, क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पर अब चुनाव होगा 2023 का विधानसभा? 2023 का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर, सबसे बड़ा मुद्दा विकास, जो कि फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में भरपूर विकास किया है। क्या लगता है आपको, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ? निश्चित रूप से 2023 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की वापस से पुनः शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और विकास तो आप खुद ही आपके पीछे देख सकते हो, 4 लेन रोड, ब्रिज, देवास में भरपूर पूरी तरीके से विकास हुआ। क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे 23? विकास ही मुद्दा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से विकास किया है। और आप जानते हैं 2018 में भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। 2003 के पहले का आप मध्य प्रदेश देख लीजिए और आज का मध्य प्रदेश देख लीजिए। इन 15-20 सालों में जो मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी तुलना आप कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, जीतती है। शिक्षा के क्षेत्र में देवास में जो साइंस कॉलेज बनाया गया है, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बनाया गया हुआ। अब ग्रामीण बच्चा पहले तो देवास आएगा और यहाँ से फिर बस करके वापस मेंढकी चक में जो कॉलेज बनाया गया है वहाँ पर जाएगा। तो एक तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कॉलेज को नई सौगात तो दी है, लेकिन वो सौगात जो दी है वो बच्चों के किसी भी काम की नहीं। क्या लगता है 23 में किसकी सरकार? 23 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 5 के 5 सीट देवास की कांग्रेस ही जीतेगी। तमाम राय हमने आज इस चाय की दुकान पर जानी, युवाओं से भी बात की और जो वरिष्ठ जन है उनसे भी अपने अपने विचार जाने। आने वाले समय में बंसल न्यूज़ और भी चौक चौराहों से चुनाव का हाल बताएगा। फिलहाल देवास के जो एक चाय की दुकान पर हमने लोगों की राय जानी, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। कोई बदलाव की बात कर रहा है और कोई विकास की बात कर रहा है। जनता के हाथों में कमान होगी। 2023 के चुनाव का बिगुल भी बज गया है और चुनावी चर्चा चौराहों पर देखी जा सकती है। जायका चुनाव में इतना ही। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़, देवास। चलिए, ये था चाय की दुकान का जायका। अब जरा जनता का मन टटोलते हैं। जनता क्या सोचती है? बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची छतरपुर और जाना 2023 में क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और कैसा जनप्रतिनिधि छतरपुर की जनता चाहती है। क्षेत्र में विकास जैसा होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। साथ में ही महिलाओं की सुरक्षा को देखा जाए तो उसमें भी कमी है। आए दिन न्यूज़पेपर में हम देखते रहते हैं कि कई महिलाओं के साथ कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, तो इन पे भी रोक लगनी चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो अपेक्षा सरकार से की जाती है, उस तरह से भी जन सामान्य को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने के कारण एक तरह से देखा जाए सामान्य वर्ग तो मीडियम वर्ग तो काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। आगामी चुनाव में हम और कोई पार्टी या कोई ऐसे पार्टी को वोट दें जो हमारी इन मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सके। सर, चुनाव को लेकर के मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार के यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए जो विकास खंड स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर को भी, मतलब यूनिट को लेकर के विकास की ओर मतलब अग्रसर करें। उसको घोषणा करते हैं ना कि हम ये कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे, तो मेरा किसान कार्ड खुद माफ़ नहीं हुआ और ऐसे कई किसान हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ, वो और डिफाल्टर हो गए और दलदल में चले गए। ये घोषणा खोखे बादले नेता को नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो इस समाज को नई दिशा दे, बेरोजगारों के लिए रोजगार दे, किसानों के लिए कार्यक्रम दे और जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना को कायम करे, ऐसे समाज के लिए हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो। हमारे क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से हम लोग देखें इंदौर भोपाल साइड, तो बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों की यही उम्मीद रहेगी कि जो भी पार्टी आए, हर बार हम लोग वोट देते हैं, हम लोग हर बार ठगे जाते हैं। तो जनता के दिमाग में ये चल रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, लगातार एक ही पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी में कोई कमी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो जनता यही चाहेगी कि इस बार इलेक्शन में ऐसी पार्टी को जीतना चाहिए जो बेरोजगारी कम कर सके और महंगाई को कम कर सके। चलिए, कहीं विकास की बात हो रही है तो कहीं विश्वास जीतने की बात हो रही है। बेरोजगारी है, उसके साथ साथ रोजगार है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। जनता के अलग अलग रिएक्शन आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन
2023 की तकरार किसकी सरकार में। कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई जगह, नया सियासी इतिहास लेकर, नई विधानसभा और नया चुनावी जायका लेकर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।